भाड़, शोरगुल और प्रदूषण भरी जिंदगी से तंग आकर अंजना और राघव ने एक बड़ा फैसला लिया था। राघव के पिता के देहांत के बाद उनके पैतृक गांव शांतिपुर में एक पुराना विशाल पुश्तैनी घर खाली पड़ा था। ये घर शहर की चकाचौंध से कोसों दूर था। ये घर तो एक शांत और फ्रीलांस राइटर के लिए तो ये जगह सृजनात्मकता का खजाना होने वाली थी। अंजना और राघव के 2 बच्चे थे, 10 साल का आरव जो किताबों और वीडियो गेम्स में खोया रहता था, और 5 साल की पिया जो अपनी प्यारी मुस्कान और शरारतों से घर को रोशन रखती थी। शहर के कोलाहल से दूर शांति की तलाश में अंजना ने सोचा था कि ये कदम उनके परिवार के लिए स्वर्ग साबित होगा। लेकिन जब उनकी नीले रंग की एसयूवी शांतिपुर की कंटीली सड़कों से गुजर रही थी और घर करीब आ रहा था, तो अंजना के मन में एक अनजानी बेचैनी ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। ये बेचैनी शांत, हरी भरी प्रकृति के बीच किसी अपशकुन का पूर्वाभास करा रही थी। धूल भरी सड़क से गुजरते हुए उनकी कार गांव के बाहरी छोर पर बने उस पुराने घर के सामने आकर रुक गई। ये घर, जिसे राघव के दादाजी ने बनवाया था, अपने जमाने में शानो शौकत का प्रतीक था, पर आज ये खामोश इमारत थी जिसके रंग उतर चुके थे और दरवाजों खिड़कियों पर धूल की मोटी परतें उगाई थी। सूरज की ढलती हुई किरणें घर के शीशे विहीन खिड़की के चौखटों से अंदर झांक रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था मानो घर की खाली आंखें उन्हें घूर रही हों। वाह मॉम, ये तो किसी हॉरर फिल्म का सेट लग रहा है। आरव ने उस घर को देखते ही कहा। उसकी आवाज में उत्तेजना और हल्का डर दोनों थे। पिया, जो अब तक अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी, जब पिया ने उस घर को देखा तो ओ धीरे से, मम्मी, ये घर भूतों वाला है क्या? उसने कांपते स्वर में पूछा। अंजना ने मुस्कुराकर पिया का हाथ थामा, उसे अपनी छाती से लग। नहीं बेटा, ये हमारा नया घर है, थोड़ा पुराना है, पर हम। राघव ने गाड़ी पार्क की, दरवाजा खोला और एक ताजा हवा, कितना सुकून है यहाँ। अंजना, क्या कहा था मैंने? शहर से लाखों गुना बेहतर। अंजना ने राघव की आंखों में चमक देखी। एक पल को से लगा शायद उसकी बेचैनी सिर्फ थकान थी। जैसे ही वो घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा हॉल में एक बड़ा सा झूमर लटका था, जिस पर भारी मकड़ी के जाले डले थे। अंजना, पहले सफाई करानी पड़ेगी। अगले कुछ दिन सफाई और मरम्मत में निकल गए। फिर एक दिन जब अंजना ने बूढ़े मजदूर काका से इसके बारे में पूछा, उसने बस सिर झुकाकर धीमी कांपती आवाज में कहा, बीबी जी, इस घर में रात ठहरा नहीं करती। सूरज ढलते ही यहाँ कुछ और ही अंजना ने उसकी बात को अनसुना करने का दिखावा किया, पर उसके दिल में एक हल्का कंपन उतर गया था। उसने अपना ध्यान भटकाने के लिए बगीचे में चली गई। उसने जब बगीचा देखा तो बगीचा अभी भी जंगली था, पर कुछ रंगीन फूल अपनी जगह बनाए हुए थे। पिया तितलियों का पीछा कर रही थी और आरव ऊपर अटारी से मिली एक पुरानी किताब में खोया था। मम्मी, इसमें कितनी अजीब कहानियां लिखी। आरव ने कहा, किताब अंजना की ओर बढ़ाते हुए। यह एक पुरानी हाथ से लिखी डायरी थी। पन्ने पीले पड़ चुके, स्याही धुंधली। अंजना ने उसे खोला। ये उसकी नानी की डायरी थी, लोक रिवाजों, कथा कहानियों और कुछ अजीब रातों के जिक्र से भरी। एक जगह अंजना ने पढ़ी, वहां लिखा था, आज फिर रात के 12 बजे दस्तक हुई। मेरी दादी कहती थी, ये दरवाजे पर अनाथा की दस्तक है, एक ऐसी आत्मा जो कभी घर छोड़ नहीं पाती। अनाथा कौन है? आरव ने पूछा। अंजना ने तुरंत, कुछ नहीं बेटा, बस पुरानी कहानियां। दादी लोग पहले ऐसी बातें लिखा करती थी। उसने आरव का हाथ थामा। अंतिम रेखाएं थी, पर यह एक अजीब सी बेचैनी थी जो उसे सोने नहीं दे रही थी। उसने सोचा कि यह गांव के माहौल और काका की बातों का असर है। वह अपनी आधुनिक सोच पर गर्व करती थी और इन सब बातों को अंधविश्वास मानती थी। अगले दिन राघव को ऑफिस के काम से शहर जाना पड़ा। उसने अंजना को आश्वासन दिया कि वह 2 दिन में लौट आएगा। अंजना को बच्चों के साथ अकेले रहना
थोड़ा अटपटा लगा, पर उसने खुद को मजबूत बनाए रखा। रात घेर आई। घर के पुराने भारी दरवाजे बंद हो चुके थे। चारों तरफ चुप्पी, इतनी गहरी कि वह कान में बज रही थी। हवा में थोड़ी ठंडक थी और खिड़कियों से पतली रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे लंबी डरावनी परछाइयां बन रही थीं। अंजना ने बच्चों को खाना खिलाया और उन्हें सुलाया। पिया तुरंत सो गई। अरव ने अपनी आंखें बंद कर ली, पर अंजना जानती थी कि वह अभी भी डरा हुआ है। अंजना भी डरी हुई थी, पर उसने खुद को मजबूत दिखाया। वह अपने बेडरूम में आई। सोने की कोशिश करती रही, पर नींद नहीं आई। रात के सन्नाटे में दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। हर आहट पर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। घड़ी की टिक टिक की आवाज कमरे में गूंज रही थी। अंजना ने मोबाइल में समय देखा, 11:58। वह अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। 11:59। 1 सेकंड का पॉज। 12 बजे। और फिर अचानक एक गहरी जोरदार आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। यह दरवाजे पर किसी की दस्तक थी, तेज, थरथराहट भरी, जैसे कोई पूरी ताकत से दरवाजे को पीट रहा हो। अंजना की सांसें गले में अटक गईं। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था मानो अभी बाहर आ जाएगा। रात के 12 बजे इस सुनसान गांव में कौन दरवाजा खटखटा सकता है? मुख्य दरवाजे से आ रही थी, जहां से घंटों पहले राघव अकेला बाहर गया था। अंजना ने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर समय देखा। ठीक 12 बजे। रात का सबसे गहरा, सबसे डरावना पल। उसे काका की बात याद आई। बीबी जी, इस घर में रात ठहरा नहीं करती। सूरज ढलते ही यहाँ कुछ और ही पहरा और दे। उसकी नानी की डायरी के पन्ने आज फिर रात के 12 बजे दस्तक दी। मेरी दादी कहती थी, ये दरवाजे पर अनाथा की दस्तक है। अंजना सोचने लगी कि ये सब एक संयोग हो सकता है, कोई जानवर या हवा का झोंका, पर दस्तक इतनी जोरदार और लयबद्ध थी कि उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। उसके मन ने तुरंत राघव को आवाज दी, पर वो जानती थी कि वो अकेली है। क्या वो उठकर देखे? रात के 12 बजे कौन होगा? तभी अगले कमरे से एक हल्की सी आवाज आई, मम्मी। ये आरव की आवाज थी, नींद में भय से कांपती हुई। अंजना ने फुर्ती से बिस्तर की ओर दौड़ लगाई। आरव अपनी चादर में लिपटा हुआ बैठा था। उसकी आंखें डरी हुई थी। मम्मी, ये कौन है? कोई नहीं बेटा, शायद कोई जानवर हो। अंजना ने उसके माथे को सहलाया। उसका माथा गीला था, पसीने से भीगा हुआ। उसे लगा कि आरव को शायद बुखार हो रहा है। तभी और एक बार आवाज आई, ठक ठक ठक। इस बार और ज्यादा तेज। ये आवाज इतनी नजदीक और स्पष्ट थी कि अंजना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। फिर एक दमदार सन्नाटा। वो सन्नाटा ऐसा था मानो कोई इंतजार कर रहा हो या अपनी चाल बदल रहा हो। अंजना ने उसको नजरअंदाज करके आरव को फिर से सुलाने की कोशिश की, पर आरव की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो अंजना की बाहों में ही सिमटकर बैठा रहा। अंजना भी सो नहीं पाई। उसने पूरी रात एक आंख खुली रखी, हर आहट पर कान लगाए रही। सुबह के धुंधलके में जब पहली किरण खिड़की से अंदर आई, तो अंजना ने महसूस किया कि उसने ठीक से सांस ली है। रात की काली चादर हटने पर उसे कुछ राहत मिली। सुबह होते ही अंजना ने गांव के लोगों से मिलने का मन बनाया। शायद उन्हें इस घर के बारे में कुछ पता हो जो राघव ने नहीं बताया। वो सुबह के नाश्ते के बाद बच्चों को लेकर गांव के छोटे से बाजार की ओर निकली। गांव में पहुंचते ही अंजना ने देखा कि कुछ लोग एक नीम के पेड़ के नीचे बैठे बीड़ी पी रहे थे और बातें कर रहे थे। एक बुढ़िया अम्मा मंदिर के बाहर बैठी माला फेर रही थी। उनसे बात करने की, तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ पहले देखा नहीं। अम्मा जी,
मैं राघव की पत्नी हूँ, शहर से यहाँ आई हूँ। हम उसी पुराने जमींदार घर में। अंजना ने कहा। अम्मा की आंखें सिकुड़ गईं। उनके चेहरे पर एक हल्की सी शिकन उभर आई। ओह, तुम उसी घर में रहती हो? वो घर। अंजना का दिल धड़क उठा। क्यों अम्मा जी, क्या हुआ है? उस घर में एक आत्मा रहती है बेटी, एक छोटी बच्ची की आत्मा। वे जमींदार लोग थे, बड़े क्रूर, किसी की नहीं सुनते थे। उस बच्ची को उसे न्याय नहीं मिला। अंजना ने अम्मा की बात को ज्यादा गंभीरता से। अम्मा जी, ये सब पुरानी बातें हैं, अंधविश्वास नहीं है बेटी। एक और आवाज आई नीम के पेड़ के नीचे बैठे काका, वही मजदूर जो उनके घर में काम करने आए थे, अब अंजना के पास आ गए थे। उस घर में हर रात 12 बजे दस्तक होती है। जो कोई जानवर कर रहा होगा। काका ने सिर हिलाया। जानवर इतनी जोर से नहीं खटखटाता बीबी जी, और वो दस्तक सिर्फ बाहर से नहीं होती, वो अंदर भी सुनाई देती है। जिसे वो आत्मा चुनती है, उसके अंदर। ये सुनकर उसका दिमाग घूम गया। कल रात उसकी आंखें, उसका डर और उसका पसीने से भीगा चेहरा, क्या हो रहा था? उसने खुद को बताया कि ये केवल ग्रामीण लोगों का अंधविश्वास है। वे नए लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। काका और अम्मा ने फिर कई बातें बताई। उनकी बातों को सुनकर भी अनसुने करने की कोशिश की, पर उनके चेहरे पर मौजूद स्पष्ट डर और उनकी बातों में छिपी सच्चाई उसे विचलित कर रही थी। उसने गांव वालों से विदा ली और बच्चों के साथ घर लौट आई। घर लौटते ही अंजना ने पाया कि आरव कुछ ज्यादा ही शांत था। वो अपनी किताबों में भी नहीं खोया था, ना ही वीडियो गेम खेल रहा था। पिया अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी, पर आरव उदास और चिंतित। आरव, क्या हुआ बेटा? अंजना ने पूछा। उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखें लाल थी, जैसे उसने रोया हो। अंजना ने उसका माथा छुआ। बुखार नहीं था, पर आरव उदास था, अंदर से टूटा हुआ। उसके मन में वो डर बैठ गया था जो गांव वालों ने फैलाया था। रात घिरने लगी। अंजना के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो जानती थी कि राघव कल दोपहर तक आएगा। उसे बस एक रात और धैर्य रखना होगा। उसने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह से बंद कर दिए, जैसे कि वे किसी अनचाही चीज से बचा रही हों। मॉम, अनाथा के बारे में बताओ। अंजना ने उसे चुप कराया और बोली, सो जाओ बेटा, दादी की कहानियां बस कहानियां होती हैं, भूत भूत कुछ नहीं होता। वो अपने कमरे में आई और अपनी नानी की डायरी फिर से निकाली। उसने उन पन्नों को पलटा जहां भी नक्शे बने थे। अंजना ने मन ही मन प्रार्थना की कि आज रात कुछ ना हो, पर डर उसके दिल में पंख फैलाकर बैठ गया था। और फिर ठीक 12 बजे वही आवाज। इस बार ये आवाज पहले से ज्यादा जोरदार थी। घर की दीवारें कांप उठी। अंजना अपनी जगह पर जम गई, पर इस बार कुछ और भी था। आरव के कमरे से एक चीख सुनाई दी, डर से भरी, अंतरात्मा को हिला देने वाली चीख। अंजना भागी। वो अपने बेटे के कमरे में गई। आरव अपने बिस्तर पर बैठा था और उसकी आंखें खुली हुई थी, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी असामान्य मुस्कान थी। आरव, क्या हुआ? आरव ने अंजना की ओर देखा। उसकी आंखें लाल थी, उनमें एक अजीब चमक थी, और उसकी आवाज बदली हुई थी। ये आरव की आवाज नहीं थी, ये एक छोटी बच्ची की पतली कांपती हुई आवाज थी, पर उसमें एक भयानक क्रोध छिपा था। तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? उसकी आवाज में गुस्सा था, जैसे कोई उससे उसका अधिकार छीन रहा हो। ये मेरा घर है, तुम सब यहाँ से चले। उसकी आवाज में एक बच्चे की मासूमियत और एक आत्मा का गुस्सा अजीब तरह से मिला हुआ था। अंजना के रोंगटे खड़े हो गए। ये आरव नहीं था, ये कोई और था जो आरव के शरीर में बोल रहा था, आरव की आवाजों को भी फाड़कर फेंक रहा था। उसकी पूरी देह कांप रही थी, पर एक माँ होने के नाते
उसे अपने बच्चे को बचाने की हिम्मत जुटानी पड़ी। कौन हो तुम? अंजना ने कांपते हुए पूछा। पर उसकी आवाज में दृढ़ता थी। मेरे बेटे से। आरव, बेटा तुम ठीक? अंजना ने फिर से पूछा, उसे अपने सीने से लगाने की कोशिश करते हुए, लेकिन आरव ने उसे धक्का दे दिया। उसकी छोटी सी भुजाओं में इतनी ताकत कहां से आ गई? अंजना जमीन पर गिर पड़ी। आरव बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और खिड़की की ओर बढ़ने लगा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति के इशारे पर नाच रहा हो। वो खिड़की से बाहर अंधेरे में देख रहा था। उसकी आंखें एक अजीब सी चमक से भरी थी। अंजना लड़खड़ाती हुई उठी और आरव के पास पहुंची। उसने महसूस किया कि उसका बदन ठंडा था। बिल्कुल। उसने आरव को कसकर पकड़ा और उसे अपने बिस्तर पर लिटा दिया। उसकी आंखों में अब आरव की मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन, गहरी पीड़ा और क्रोध का प्रतिबिंब था। अंजना ने उसे पकड़ रखा था, पर आरव लगातार छूटने की कोशिश कर रहा था। उसकी ताकत हैरान करने वाली थी। जैसे तैसे अंजना ने आरव को अपने पास सुलाया और उसे कसकर पकड़े रखा। उस पूरी रात आरव ने नींद में बुदबुदाहट की। उसकी आवाज कभी छोटी बच्ची की लगती तो कभी क्रोधित आत्मा की। अंजना सुबह होने का इंतजार करती रही। उसकी आंखें एक पल के लिए भी नहीं लगी। सुबह की पहली किरण के साथ आरव की आंखें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। उसकी सांसें शांत हुईं और उसका शरीर सामान्य तापमान पर लौटने लगा। जब वो पूरी तरह होश में आया, तब अंजना ने राघव को सारी बात बताई। रात के 12 बजे वाली दस्तक, गांव वालों की चेतावनी और फिर आरव के साथ हुई अजीबोगरीब घटना। अंजना, तुम बहुत थक गई हो। ये सब तुम्हारी कल्पना है। आरव को शायद कोई बुरा सपना आया होगा और गांव वालों की बातें सुनकर तुम डर गई हो। नहीं राघव, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। उसकी आवाज, उसकी आंखें, वो आरव नहीं था। अंजना लगभग चिल्लाई, तुम्हें? राघव ने अंजना के चेहरे पर डर देखा। उसकी आंखों में सच्चाई का डर था। उसने अंजना को गले लगा। ठीक है, हम इस बारे में कुछ करते